नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कहाँ तक, ये तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र चल रहा था। तो इसी सूत्र की मध्य में एक वार्तिक आया था, जो मैंने आपको कहा था कि वार्तिक के विषय में थोड़ा हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये वार्तिक आया था रिल्ली वर्णमित सवर्णम वाच्यम, ठीक है। वार्तिकार जो है बररुचि है, जिनका नाम कात्यायन है। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य, ऐसे कह करके मुनित्रयम कहा जाता है इनको, जो महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायनी, तीनों को मुनित्रय कहा जाता है। इसकी एक डिटेल्स वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। उसको आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कथा के माध्यम से वो सुनाया जाएगा, तो उससे आपको पूरे के पूरे जो तीन मुनि है इसमें, व्याकरण के जो मुख्य तीन आचार्य है, उनके बारे में आपको उसमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे व्याकरण के बहुत सारे आचार्य हैं, जैसे आपके सिद्धांत कौमुदीकार है, भट्टोजी दीक्षित है, और ये लोक सिद्धांत कौमुदीकार है, और भी बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की आचार्य अलग अलग है। तो कभी हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के लाएंगे, जिससे कि आपको सभी आचार्यों के बारे में पता चल जाए, और उनकी जन्म स्थान और जन्म के समय जो काल है वो बिल्कुल एक क्रम से पता चले, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे कार्य करेंगे। उससे लाभ ये होगा कि आपको परीक्षा में अगर यदि कभी भी इस प्रकार एक क्रम पूछा जाता है, तो आप आराम से उस क्रम को कर पाएंगे। करने के लिए तो बहुत सारे यहाँ पर काम है, समय बहुत कम मिलता है, और छात्रों की सहयोग मिले तो ये कार्य भी आसान हो सकता है। जैसे कोई व्याकरण की छात्र है, तो वो व्याकरण के विषय का इस तरह की जो कंटेंट है, मैं आपको आइडिया दे दिया, तो आप उस कंटेंट को व्याकरण के इतिहास जो ग्रंथ है उनसे आप ढूंढ करके आप क्रम बना करके हमें भेज दें, तो बहुत आसान हो जाए। पर कोई छात्र अभी करना नहीं चाहते या करते नहीं है, तो जो भी है अब क्या कह सकते हैं इसमें। और अकेले इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत सारे काम हो जाता है, तो करना काफ़ी थोड़ा कठिन हो जाता है। तो कोई छात्र अगर ऐसे है, तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा, आइडिया दे दूंगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा कि क्या करना है। जैसे आप व्याकरण के छात्र हैं, व्याकरण के छात्र होने के नाते आपके पास इसमें करने की सामर्थ्य है। यदि आप करना चाहेंगे इंटरेस्ट लेकर के, सब कुछ मोबाइल के अंदर है, ठीक है। बस उसको आप पूछना है आपको कि क्या करना, मैं क्या करूं। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि ये चीज़ आप लीजिए, ये चीज़ यहाँ मिलेगा, आपको वहाँ से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आप हर चीज़ में ढूंढ के आपको नहीं दे सकता, क्योंकि टाइम उतना नहीं होता है। अब देखिए, पिछले जो सवेरे का मैसेज मैं अभी रिप्लाई करता हूँ, और अभी का मैसेज मैं कल रिप्लाई करूँगा, हो सकता है सवेरे नहीं कर पाया, शाम को करूँ, तो मेरे पास भी बहुत सारे काम हो जाता है इस समय, जिसको करते करते टाइम ही नहीं मिल पाता है। मैं मोबाइल भी नहीं देख पाता हूँ कभी कभी। तो मेरे कहने का ये है कि आप सभी सहयोग करें, तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा, और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं 24 घंटा मेहनत करता हूँ, समझ लीजिए। बस जो समय सोने का होता है, बस उतना ही 4 घंटा 5 घंटे जितना नींद मुझे नींद आती है उतना सोता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं जगता हूँ, तो एक ही काम करता हूँ, जो मेरे सामने कार्य होता है उसी को मैं पकड़ लेता हूँ। कंप्यूटर खोलता हूँ, लैपटॉप खोलता हूँ या मोबाइल खोलता हूँ, उसी में लग जाता हूँ। तो ये प्रवृत्ति होना चाहिए आप लोगों में भी, ठीक है। तो देखते हैं, अगर कुछ सहयोग करने वाला छात्र मिले तो आप ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हमारा विषय क्या था, वार्तिक। वार्तिक के ऊपर है, उक्तानुक्ता दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकाज्ञा विचक्षणा, ठीक है। ये श्लोक है, उक्ता नुक्ता दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकाज्ञा विचक्षणा। ये श्लोक में थोड़ा बहुत कहीं अंतर आ सकता है, पर यही श्लोक है। वार्तिक किसे कहते हैं, इसके ऊपर यही आया है, उक्ता नुक्ता दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते। उक्त कहा गया है, अनुक्त उक्त अनुक्त नहीं कहा गया है, अथवा कहीं कहा गया है पर वो ठीक से नहीं कहा गया है। उक्ता नुक्ता और दुरुक्त, दुरुक्त यानी कि गलत कहा गया है। उक्त कहीं, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर वार्तिक क्यों लिखा जाता है, ठीक है,
तो वहाँ पर कहते हैं कि कहा गया है पर स्पष्ट नहीं कहा गया है, या तो कहीं नहीं कहा गया है किसी विषय में, और यदि कहीं कहा गया भी है तो वो गलत कहा गया है। चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम, उसी के ऊपर जब कुछ विषय लिखा जाता है तो उसको कहते हैं वार्तिक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वार्तिक। और ये वार्तिक ये परंपरा है, ऐसे नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से इसको गलत साबित करने के लिए लिख दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आदि शंकराचार्य ने भी अपने वार्तिक जो है मंडन मिश्र से लिखवाए थे। ठीक है, और वो चाहते थे कुमारिल भट्ट इसकी वार्तिक लिखे, किसके ऊपर? ब्रह्मसूत्र की वार्तिक। जो ब्रह्मसूत्र के भाष्य उन्होंने लिखे हैं शंकराचार्य ने, उसके ऊपर उन्होंने मंडन ये कुमारिल भट्ट को चाहते, कुमारिल भट्ट से चाहते थे कुमारिल भट्ट इसके ऊपर वार्तिक लिखें। वो भी जानते थे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे विषय होगा जो क्लियर नहीं होंगे, या तो बहुत सारे ऐसे विषय होंगे कहीं पर कुछ छूट भी गया होगा। ठीक है, तो उनको पढ़ने के बाद पता चलेगा, तो उसके ऊपर वो वार्तिक लिखे। तो ये विद्वानों की परंपरा है। तो वार्तिक यहाँ पर जो है महर्षि कात्यायन ने लिखे हैं, और ये वार्तिक जो है महर्षि कात्यायन जी का है। तो इसी प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी में भी बहुत सारे वार्तिक आएंगे, और सिद्धांत कौमुदी और महाभाष्य आदियों में भी बहुत सारे वार्तिक आपको आएंगे। अलग से वार्तिक की क्रम होती है, जिस सूत्र पर जो वार्तिक आता है उस सूत्र का अर्थ उसी वार्तिक से लिया जाता है। ठीक है, तो सूत्र में जो कुछ छूट जाता है या फिर कहीं पर कुछ क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर वार्तिक लिख करके जो है वहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ पर वार्तिक क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर जो है री और री इन दोनों वर्ण में सवर्ण कहना चाहिए, ये वार्तिकार के मत है। यानी कि हाँ, वास्तविक में कहना भी चाहिए। ठीक है, नहीं कहेंगे तो असुविधा क्या होगा, तो आगे चल करके हम उसको समझेंगे कि वार्तिकार ने रियल री को सवर्ण क्यों किया। ठीक है, आगे एक सूत्र आएगा औनदी सवर्ण से चाप्रत, उसमें इसकी बात को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे विषय था, कल हमने पूरे स्थान आपको पढ़ा दिया था, और स्थान आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहता आया हूँ कि प्रतिदिन कम से कम एक बार लघु कौमुदी की आवृत्ति करिए मॉर्निंग में प्रातः उठ करके, और हो सकता है तो दिन में भी आवृत्ति करिए यदि आपको समय मिलता है तो सवेरे शाम, जैसे संध्या करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं भगवान की, उसी तरह समझ लीजिए कि लघु मेरी पूजा है। ठीक है, लघु आपका पूजा है, इसलिए प्रतिदिन इसका पारायण करना है। जैसे रामायण पाठ करते हैं वैसे ही, ऐसे नहीं है कि रामायण पाठ करने से पुण्य मिलता है, गीता पाठ करने से पुण्य प्राप्त होता है। संस्कृत मात्र के ही अध्ययन करने से क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। ठीक है, और ये सारे शब्द भी उसी संस्कृत की है, और उसी पुराण आदि में आता है, और उसी रामायण महाभारत और जो वेद वेदांत में आता है, उसी वही शब्द यहाँ से जाते हैं। तो जब आप लघु कौमुदी पढ़ते हैं तो इसमें अन्य अन्य शास्त्रों का भी चिंतन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम विषय पर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था नासिका अनुस्वारस्य, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। नासिका तक हमने अध्ययन किया कि जो नासिका अनुस्वार है उसका नासिका स्थान होता है। आज हम पढ़ेंगे यत्न प्रयत्न। हमने तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में पढ़े थे कि तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, तालु आदि स्थान तो अभी हमने पढ़ लिए। पहले कंठ स्थान पढ़े, फिर मूर्धा स्थान पढ़े, फिर तालु स्थान पढ़े। तो कंठ मूर्धा ये कंठ से शुरू होता है, परंतु क्या कहा गया? तालु आदि स्थान कहा गया है, क्योंकि जो हमारे शरीर की प्रक्रिया है, शरीर की जो गठन है, उसमें तालु ऊपर भाग में है। ठीक है, तालु के ऊपर नासिका भी है, पर कुछ कारण रहा होगा ऐसे, इसके लिए बहुत सारे तर्क दिया जा सकता है कि तालु आदि स्थान क्यों कहे। तो एक बात समझ लीजिए कि तालु आदि स्थान कहने से तालु से प्रारंभ होता है, इसलिए तालु आदि स्थान कह दिए। ऐसे भी कुछ विद्वानों की मानना है, पर कुछ विद्वानों का अलग भी तर्क होता है, तो तर्क से कोई ज़्यादा उपलब्धि मुझे नहीं दिखता है, पर यहाँ जरूर है कि हाँ, तालु आदि स्थान कहा गया है। और आपको कोई तर्क मिले तो आप पुराने छात्र हैं तो आप भी बता सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, हमें पढ़ना है, अध्ययन करके समझना है। बाकी तालु नहीं कहते, कंठाधिष्ठान कह देते तो भी कोई आपत्ति नहीं होती। जो आचार्य ने कह दिए वो कह दिए। ठीक है, वो वेद की लकीर समझ लीजिए कि वो कटेगा नहीं कभी। हाँ, बाद में आप कितना भी तर्क करते रहो, चलता रहेगा। तो अभ्यंतर प्रयत्न अब पढ़ रहे हैं। यत्नोद्विधा, यत्न यानी कि प्रयत्न, कोशिश, जिसको आप लोग कोशिश कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होता है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। ठीक है, आभ्यंतर एक बाह्य। आभ्यंतर यानी कि अंदर अंदर जो प्रयत्न होता है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे, और जो बाह्य में प्रयत्न होता है उसको बाह्य प्रयत्न कहेंगे। यानी कि मुख में जो आपका होठ आदि जो हिल रहा है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बाह्य प्रयत्न हो गया ये। और जो अंदर
जो श्वास आदि ले रहे हैं और वर्ण का उच्चारण करने में, उनको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। तो वहाँ पर कहा गया है कि आभ्यंतर प्रयत्न और तुल्य तालु अधिष्ठान, इनका जिनका तुल्य होगा वो वर्ण जो क्या होंगे, सवर्ण संयोग होंगे। बाह्य प्रयत्न का यहाँ पर उसमें जो है सवर्ण करने के लिए कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। तो आद्य पंचदा, आद्य हो गया कौन, आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार की है। स्पृष्टे सत्पृष्टे सद्विवृत विवृत संवृत भेदात, स्पृष्टे स्पृष्टे सद्विवृत विवृत संवृत भेदात, ये क्या कहा है, स्पृष्ट प्रयत्न है। स्पृष्ट ईशत स्पृष्ट, पहले क्या है, स्पृष्ट है, दूसरा है ईशत स्पृष्ट, ठीक है, तीसरा है ईशत विवृत, ठीक है, ईशत विवृत, चौथा है विवृत, और उसके बाद संवृत, ठीक है। कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया। अब इसको कहते हैं कि इसका जो ये जो 5 गिना है, ये 5 कौन कौन सी वर्ण का क्या क्या प्रयत्न होगा, ये पांचों को आगे फिर आगे कहते हैं। तत्र तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम स्वर्शानाम, तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम स्वर्शानाम, इसका अर्थ लिख लीजिए, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अब स्पर्श वर्ण कौन कौन है, तो आगे देखिए नीचे जो है इन वर्णों के भी समुदाय दिया है। स्पर्श वर्ण किसको कहेंगे, ठीक है, तो देखिए नीचे दिया है कादयो मावसाना स्वर्शाहा, ठीक है, ककार से लेकर के मकार पर्यंत जो आपका वर्ण का क्रम है, जैसे आप वर्ण पढ़ते हैं सामान्य हिंदी में, क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ त थ द ध न प प भ भ म, इसी तरह जो है ककार से लेकर मकार पर्यंत जो 5 पंचा 25 वर्ण आएंगे, इनको कहते हैं स्पर्श वर्ण, ठीक है। तो इन स्पर्श वर्णों का क्या हो जाएगा, स्पृष्ट प्रयत्न हो जाएगा, ठीक है। स्पृष्ट प्रयत्न किसका हो गया, स्पर्श वर्णों का, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये कंठस्थ होना चाहिए। अब इसको आवृत्ति करते समय भी जोड़ के आवृत्ति कर सकते हैं। तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम स्वर्शानाम कादयो मावसाना स्वर्शाः ईषत् स्पृष्टमन्तस्थानं यणोन्तस्थः ईषद् विवृतम उष्माणं शलोष्माणः विवृतम स्वराणाम अचस्वराः, इस तरह से आप जोड़ करके भी इसको आवृत्ति कर सकते हैं, ताकि दोनों का आपको आवृत्ति में भी एक साथ जुड़ा रहे, और जब आपको आवश्यक हो तब आपको वो क्रम से आप आवृत्ति जब थोड़ा सा स्मरण कर ले तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम स्वर्शानाम, और क्या हो गया, कादय आवसाना स्वर्शाः, ठीक है, इसका संबंध इसके साथ आ गया, तो कादय आवसाना स्वर्शाः, ठीक है। तो इसको आप नोट, इसमें ऐसे भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 लिख दीजिए, ठीक है। तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम स्वर्शानाम, इसको थोड़ा इस तरह कर दिए और इसमें 1 लिख दिए, और इसमें जो है कादय आवसाना स्वर्शाः, यहाँ पर आपको यहाँ भी आपने 1 लिख दिए, ठीक है, पेन से, पुस्तक आपके पास है तो यहाँ पर लिख दिए 1, तो यहाँ दोनों का एक के साथ एक का संबंध हो गया। दूसरा हो गया ईशत्पृष्ट मंतस्थानम, इसको 2 लिख लीजिए, और यणोन्तस्थः, इसको 2 लिख लीजिए, तो इसके साथ इसका संबंध हो गया, ठीक है। ईशत्पृष्ट प्रयत्न जो है अंतस्थ वर्णों का, इसको नोट करिए, अंतस्थ वर्णों का ईशत स्पृष्ट प्रयत्नम होता है, अंतस्थ वर्णों का ईशत स्पृष्ट प्रयत्नम होता है। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन है, यण अंतस्थः, यण प्रत्याहार में जो जो आएंगे वो अंतस्थ वर्ण है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो 42 प्रत्याहार है उसको आपको अभ्यास करके नोट कर लीजिए एक बार कम से कम, ताकि आपको ये पता चल जाए। अब यण में कौन कौन आएगा, य व र और ल। यदि आप हमारे सम्मुख बैठ करके ये क्लास कर रहे होते तो मैं आपको यण लिख करके मैं आपको पूछता कि यण वर्ण में कौन कौन आएगा बताओ, ठीक है, तो आप कहते य व र ल, मुझे कहने की आवश्यक नहीं पड़ती, ठीक है। तो उससे क्या होता, आपका प्रैक्टिस होता, और आप स्मरण करने के लिए फिर थोड़ा बहुत समय लगाते, और आपको नॉलेज हो जाता कि कहाँ से कहाँ तक यण जा रहा है। पर यहाँ तो सब कुछ मुझे ही कहना होता है, तो इसलिए मेरा प्रैक्टिस होगा, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, इसलिए आपको अलग से इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पूछ नहीं सकता हूँ, ठीक है। हाँ, पूछूंगा ज़रूर, कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी आगे आएगा तो मैं पूछ लूँगा, कमेंट्स में लिख लीजिए आप, तो आपका भी अभ्यास हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा। पहले लिख लीजिए, बाद में फिर आगे का सुनेंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर बाद में
जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ मैंने जो उत्तर दिया था सही दिया था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका यण वर्ण, यण प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं यण प्रत्याहार में उनका क्या हो जाता है अंतस्थ, उनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है और वो ईषद विपरीत ईषद पृष्ठ होता है, उसका क्या हो जाता है ईषद पृष्ठ होता है। अब तीसरा क्या हो गया ईषद विपरीत उष्माणाम, उष्म वर्णों का ईषद विपरीत प्रयत्न होता है, उष्म वर्ण का ईषद विपरीत प्रयत्न होता है। और उष्म वर्ण कौन कौन होता है शल उष्माणः। अब शल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं ये आपको कमेंट्स में लिखना है पहले, बाद में आपको फिर पढ़िए। ठीक है, शल उष्माणः, शल जो वर्ण है, सल जो प्रत्याहार है उसको उष्म वर्ण कहते हैं, इसको ध्यान रखिए, बाद बार ये सारे वर्ण आएंगे शल। अब शल में कौन कौन आएंगे, शल में जो है श, स और श, ये तीनों स आएंगे, ये शल प्रत्याहार में। और ह, ये ध्यान रखिए, ये जो चार वर्ण है उल्टा हो गया थोड़ा, मुर्दा सकार पहले आएगा, तो ये चार वर्ण जो है शल प्रत्याहार में आ जाएंगे, ससर हल, ये दो सूत्र आएंगे इसमें। ठीक है, तो उष्माणम उष्म वर्ण का क्या हो गया ईषद विपरीत प्रयत्न, और शल वर्ण जो है उष्म वर्ण होते हैं। ठीक है, अब विवृतम विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, ये जो विवृत वर्ण है, विवृत वर्णों का स्वर होता, स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है, ऐसे लिखिए स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है। स्वर कौन कौन है अचह स्वराह, जो अच प्रत्याहार है वो स्वर वर्ण में हो जाते हैं। अब अच प्रत्याहार में कौन कौन आता है ये भी आप कमेंट्स में लिखिए, एक एक वर्ण लिखिए वहाँ पर कमेंट्स में, फिर जो करके आप आके सुनिए। अचह स्वराहा, ठीक है, जब अचह स्वराहा कहेंगे तो अच वर्ण में कौन कौन आएगा अयोन रील री एओं अयोज, अयोज तक जाएगा, तो अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, यहाँ तक जो है जितने भी स्वर वर्ण है व्यंजन वर्ण है, पहले जो 5 सूत्र है उस 5 सूत्र अयोन रील रीग एओं अयोज, ठीक है, ये 4 सूत्र है, 4 सूत्र में अच वर्ण आ जाते हैं। अच और हल दो मैंने बताया था, अच हो गया आपका स्वर वर्ण, हल हो गया आपका व्यंजन वर्ण। अब मुझे लगता है कि इससे आपको ये क्लियर हो गया जो कितना विवृतम स्वराणाम तक। ठीक है, उसके बाद ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया तो विवृतम वर्ग, यहाँ पर देखिए अवर्ण के लिए कह रहे हैं ह्रस्व अवर्णस्य, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ह्रस्व अवर्णस्य, अकार का प्रयोग में संवृत प्रयत्न होता है और प्रक्रिया में विवृत प्रयत्न होता है। प्रयोग और प्रक्रिया क्या क्या है, प्रयोग दशा यानी कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द आप सिद्ध कर रहे हैं, जैसे हम रामः शब्द सिद्ध कर रहे हैं, रामः शब्द सिद्ध कर रहे हैं, अब ये रामः शब्द सिद्ध करने में पहले राम राम सु इस प्रकार की विभक्ति आता है, फिर इसमें एक एक करके कार्य करते हैं, वो आगे चलकर षडलिंग में आपको पता चलेगा। ठीक है, जब ये कार्य करते रहते तो ये क्या हो गया, ये प्रयोग स्थिति हो गया। ठीक है, प्रयोग की स्थिति हो गया, ये प्रयोग दशा हो गया ये। ठीक है, तो प्रयोग दशा में क्या हो जाता है ह्रस्व अवर्ण का प्रयोगे संवृतम, संवृत प्रयत्न होता है और प्रक्रिया दशा में विवृत प्रयत्न होता है। ठीक है, तो इस तरह के आप समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि ये कहीं भी उपयोग में इस तरह के विशेष नहीं आएगा, बस आपको जानने के लिए यहाँ पर समृद्ध विवृत्ति के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि आपको पहले अभी जानकारी हो जाए प्रक्रिया। अब ये सारी चीज़ें शास्त्रार्थ की विषय है कि कहाँ प्रयोग होता है कहाँ प्रक्रिया होता है, ये सारे बहुत गहन विषय है, उतना दूर तक हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको केवल जो आवश्यक है वही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ये हो गया अभ्यंतर प्रयत्न। अब चलते हैं दूसरा जो है बाह्य प्रयत्न में। ठीक है, बाह्य प्रयत्न स्वीकादशधा, बाह्य प्रयत्न 10 प्रकार की है। बाह्य प्रयत्न हेतु एकादशधा, धा होता है प्रकार अर्थ में, ठीक है, विधा धा ये सारे प्रकार अर्थ में होता है। तो बाह्य प्रयत्न तु एकादशधा, ये संधि विच्छेद कर दिया हमने। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के क्या है, ये पंक्ति आपको याद होना चाहिए। विवारः संवारः श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राणो महाप्राणो उदात्त अनुदात्त स्वरितश्चेति। ठीक है, उदात्त अनुदात्त स्वरितश्चेति। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार की हो गया, एकादश प्रकार की। क्या क्या हो गया, विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित। ठीक है,
इसको दो दो में आप गिन लीजिए, ठीक है। विवार संवार, श्वास नाद, घोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त अनुदात्त स्वरित पहले भी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इसमें कठिनाई नहीं होगी। और ये थोड़ा सा विवार संवार, ये सबको आप एक बार दो दो जोड़ा में कई बार आवृत्ति कर लीजिए तो आप इसको याद हो जाएगा। देखिए हमारी जो पढ़ाने की शैली होती थी पहले, जब हम सम्मुख बैठा करके छात्रों को पढ़ाते थे, उस समय क्या होता था, जैसे हमने ये अध्ययन कराया, अध्ययन कराने के बाद नेक्स्ट क्लास में ये हम पूछते थे। जब तक आप याद करके नहीं सुना दोगे तब तक आगे के पाठ चलेगा नहीं, ये हमारी प्रक्रिया रहती थी। उससे क्या हो जाता था, विद्यार्थी तैयार करके आता ही था, उनको आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो आगे पाठ चलेगा नहीं। एक भी विद्यार्थी तैयार करके नहीं आया तो ऊपर से दो डंडा खाएगा और ऊपर से पाठ भी रुक जाएगा, या तो फिर वही उसको याद करके सुनाना पड़ेगा, चाहे 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 15 मिनट लगे, जब तक नहीं सुनाएगा मार खाता रहेगा और आगे से क्लास नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए विद्यार्थी क्या होता था, पढ़ करके आते थे, कंठस्थ करके आते थे, क्लास आने से पहले मेहनत करके उसको याद करते थे, फिर आते थे। तो उससे लाभ यही होता था कि पढ़ते पढ़ते जो है उनको सभी चीज़ें आ जाती थी। अब प्रक्रिया अलग हो गया, अब सब चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन में इसमें आपको समझदारी दिखाना पड़ेगा, खुद को मेहनत करना पड़ेगा, खुद को गुरु बनना पड़ेगा, खुद को चेला बनना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपको ये ईमानदारी से कंठस्थ करना पड़ेगा। यदि आप अपने अंदर में ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे तो आपकी पाठ जो है हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए, और हमारे पास इतना व्यवस्था भी है नहीं कि मैं आप लोग को यहाँ बुला करके रख करके पढ़ाऊँ, ठीक है। तो इसलिए आपको ही समझदारी बनना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, 11 प्रकार की जो बाह्य प्रयत्न। अब देखते हैं इनका जो बाह्य प्रयत्न है, जो वर्ण है, ये सब कुछ जो है हमारे जो 14 सूत्र है ना, उसके आधार पर चल रहा है, ध्यान रखिए। अभी जो आभ्यंतर प्रयत्न कहे वो भी 14 सूत्र का था, अब बाह्य प्रयत्न कह रहे हैं ये भी 14 सूत्र का है। तो 14 सूत्र को दो भाग में बांटा जा रहा है अभी। 14 सूत्र नहीं, केवल जो हल वर्ण को, ठीक है। एक हल वर्ण हो जाएगा यहाँ पर खर, और दूसरा वर्ण हल वर्ण हो जाएगा यहाँ पर हस। दो भाग में बांट दिए। जो 14 सूत्र है, 14 सूत्र का दो भाग में बांट लिया अभी, ठीक है। एक हो गया खर। खर कहाँ से आएगा, ख फ छ ठ थ च ट त क प श स सर और हल, यहीं से खर शुरू होता है। तो हल को छोड़ के बाकी सब खर हो गया। और उसके बाद हस। हस कहाँ से शुरू होगा, हैवरट। हैवरट के हकार से शुरू होगा और जबगड़ दस तक जाएगा हस, ठीक है। हैबरट लन यमंगणनम झभे घड़दश जबगड़ दश, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए खर, खर प्रत्यार में जो भी वर्ण आएंगे, हाँ खर प्रत्यार आप चाहे तो लिख लीजिए कमेंट्स में। खर प्रत्यार में जो भी आएंगे वो विवार श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होगा उसका। खरो विवार श्वास अघोषाश्च, ये आपको पंक्ति याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहीं से ऐसे ही पूछेगा। एक वर्ण आपको दे देगा, मान लीजिए जकार दे दिया और कहा कि ये इसका प्रयत्न क्या, आभ्यंतर प्रयत्न है कि बाह्य प्रयत्न है, ठीक है, कि ऊष्म वर्ण है कि अनुष्म वर्ण है कि अंतस्थ वर्ण है, क्या वर्ण है ये, ऐसे आपको क्वेश्चन करेगा। तो आपको खरो विवार शासा वो शासा ये याद होना चाहिए। और ये सूत्रों में भी आगे चल करके इसको मिलाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। जयोन्य तरशम सूत्रों में इसका उपयोगिता दिखाई देगा आपको। तो खरो विवार श्वास अघोष, अभी आपको ये याद रखना है केवल, इसमें और कोई विशेष काम नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि जो खर है वो विवार श्वास अघोष है। हस संवार नाद घोषश्च, हस प्रत्यार में जो भी वर्ण आते हैं वो संवार नाद और घोष है, इतने आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका हस और खर, दो हो गया। अब बचा क्या, अल्प प्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। उदात्त अनुदात्त स्वरित को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका उपयोगिता विशेष देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर उदात्त अनुदात्त जहाँ आएगा वहीं हम उसका क्या करेंगे, आपको उसी विषय को समझाएंगे। जैसे पिछले हमने उदात्त अनुदात्त स्वरित आपको पढ़ाया था कि ऊपर जिसका उच्चारण होता है उदात्त है, नीचे जिसका उच्चारण होता है वो अनुदात्त है, मध्य में जो उच्चारण होता है स्वरित हो गया। तो इसलिए इसका केवल उतना ही है, ठीक है। आगे जब आएगा उसको समझाएंगे, कोई विशेष उसमें कठिनाई नहीं है। और ये बाकी बचा क्या, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। बाकी क्या बचा, अल्प प्राण और महाप्राण। विवार श्वास अघोष, विवार विवार श्वास अघोष, देखिए एक बीच में छोड़ दिया फिर श्वास आ गया, विवार श्वास और लास्ट का अघोष। अब संवार नाद और घोष, ऐसे इसका क्रम बना दिया।
ठीक है। तो अब देखिए, अब हो गया हमारे पास क्या बचा, अब अल्प प्राण महाप्राण बचा। अल्प प्राण महाप्राण में थोड़ा सा आपको कठिनाई लग रहा होगा, लेकिन ये इसको भी हम सरल कर देंगे। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। पहले हम यहाँ पर कुछ वर्ण लिखते हैं, उसको फिर डिवाइड करेंगे। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये क वर्ण है, क, ख, ग, घ, ग, ऐसे लिख लीजिए, क ख ग घ ग। और इसमें लिखिए च, छ, ज, झ। ठीक है, च छ ज झ, आगे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 5 वर्ण, च छ ज झ यहाँ, आगे ट, ठ, ड, ढ, ड ढ ण। ठीक है, त, थ, ये सब हल वर्ण है, ध्यान रखिए, त थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, व, ब, भ, म। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये वर्ग है, वर्ग क्या है, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इसको कहते हैं कचट तप या फिर कुचुटु तुपु कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए ये सभी वर्ग है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, इसे पढ़ के देखिए, वर्गानाम, ये पंक्ति पढ़िए, वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम। अब यणश्चाल्प प्राण है, यण में कौन कौन आएगा, य, व, र, ल। ठीक है, यण में य व र ल आ जाएगा। वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्चाल्प प्राण है, अपने कॉपी में लिख लिए। अब वर्गानाम प्रथम वर्ण, वर्गानाम यानी कि बहुवचन है, सभी वर्गों का प्रथम वर्ण। अब प्रथम वर्ण कौन कौन हो गया, ये हो गया। तो वर्गानाम प्रथम, वर्गानाम प्रथम वर्ण कौन कौन हो गया, ये जो ऊपर सबसे ऊपर जो 5 वर्ण है, ये प्रथम वर्ण हो गया। वर्गानाम ऐसे राउंड कर लिए, वर्गानाम प्रथम। अब तृतीय वर्ण कौन कौन है, ये तृतीय वर्ण हो गया, गज ड द व। ठीक है, गज ड द व, गज ड, गज ड, गज, ये तीसरा वर्ण आ जाएगा, ये गजड़ दव, ये उल्टा चल रहा है, यहाँ से आ जाएगा ये गजड़ दव। ठीक है, गजड़ दव, आप क्रम से ठीक लिखिए इसको। वर्गों का तृतीय वर्ण 1 2 3, 1 2 3, जो तीसरा वर्ण होगा वो गजड़ दव होगा। वर्गाणाम तृतीय, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय और पंचम, पंचम में गयण नम आएगा, जितने भी जो अनुनासिक वर्ण है, पंचम गयण नम। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम और यण में कौन आ जाएगा, य व र ल। ये हो गया आपका कौन सा, अल्प प्राण हो गया। वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यण, यण च अल्प प्राण। ठीक है, ये अल्प प्राण हो गया। वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राण। ठीक है, वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राण। ठीक है, अब देखिए, अब वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राण हो गया। अब देखते हैं अब क्या बचा, अब बचा वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ, ये हो गया 2 आपका। ठीक है, ख छ ठ थ फ। ठीक है, ख छ ठ थ फ, यहाँ तक आएगा, ख छ ठ थ फ, ये हो गया आपका कौन सा, ख छ ठ थ फ, ये वर्गाणाम द्वितीय हो गया। और चतुर्थ, चतुर्थ में क ख ग घ, घकार आएगा चतुर्थ में। वर्गाणाम चतुर्थ, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ, और शल प्रत्याहार आ जाएगा, शल में श श स ह, 4 वर्ण। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्चाल्प प्राण हो गया। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राण। ठीक है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ मैंने आपको बता दिया, वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ, और उसमें आ जाएगा शल वर्ण, ये क्या हो जाएगा, महाप्राण है। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण भी आपको समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट था अभी। ठीक है, अब ये तो हो गया था अच स्वरा तक, हमने इसको समझा दिया था। कहाँ तक गया था ये, अच स्वरा तक गया था। अब क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपध्मानीय है ना, जीवामूल्य। ठीक है, आगे लिखा हुआ देखिए, क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश
जीवामूल्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क वर्ण से पहले जो है, जो ये आधा विसर्ग के समान है, ठीक है। क वर्ण से पहले जैसे विसर्ग क्या होता है, दो गोल होता है, तो इसको मान लीजिए बीच से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, बीच से काट दीजिए तो ये हो गया और ये हो गया, तो इसको कहते हैं अर्ध विसर्ग सदृश, ठीक है। अर्ध विसर्ग नहीं है, ये अर्ध विसर्ग के समान है, ठीक है, सदृश कहा है यहाँ। ककार और खकार से पूर्व यदि ये वर्ण आता है, ककार और खकार से पूर्व यदि ऐसे सिंबल आता है तो इसको कहते हैं जीवामूल्य, ठीक है, जीवामूल्य, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, प्राग क ख इति ककाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवामूल्य हो, इसको कहते हैं जीवामूल्य। और पकार और फकार, पकार और फकार से यदि ये अर्ध विसर्ग सदृश आता है तो इसको कहते हैं उपदमानीय, ठीक है। वहाँ पर हमने पढ़ाया था भी आपको, उपपदमानीय नाम ओष्ठ हो, इसका स्थान क्या हो जाता है, ओष्ठ स्थान होता है, ठीक है। तो ये जीवामूल्य और उपदमानीय आपको समझ में आ गया। ये दो विषय जो है वहाँ पर छूट गया था, जो मैंने कहा था आगे बताएंगे जहाँ पर आएगा ये। तो ऐसे अर्ध विसर्ग का सदृश कहते हैं, कुछ लोग इसको अ क अह ख ऐसे ही पढ़ते हैं, उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अर्ध विसर्ग नहीं है, अर्ध विसर्ग सदृश कहा है, ठीक है। अर्ध विसर्ग सदृश है, उसकी समान है, ये अर्ध विसर्ग है नहीं, अर्ध विसर्ग के समान एक सिंबल है। तो पकार और फकार से पहले यदि अर्ध विसर्ग के सदृश आता है तो इसको कहते हैं जीवामूल्य, और पकार और फकार से अर्ध विसर्ग के सदृश आता है तो उसको कहते हैं उपदमानीय, ठीक है। अब अम अह इत्यचः परा पर अनुसार विसर्गो, अकार और अकार, अकार से पर यदि ऐसे ऊपर में डॉट है तो उसको कहते हैं पर अनुस्वार, कहते हैं उसको अनुस्वार कहेंगे। और अकार से पर यदि ऐसे दो बिंदी है इस प्रकार की तो इसे कहेंगे विसर्गो इति अचः। अम अत अम अह इति अचः, अम अह इति अचः, अच से परे जो अनुसार जो एक बिंदी है और अच से परे जो दो बिंदी है इसको क्या कहेंगे, पर अनुसार विसर्गो, इसको अनुसार और विसर्ग कहते हैं। ये सूत्र भी यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये मेहनत करने की आवश्यकता है, यहाँ पर अन्य कोई विषय नहीं है, ठीक है। विषय वस्तु का नोट करिए और मेहनत करिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा रिपीट करके पढ़िए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरा नंबर आपके पास तो है ही, ठीक है। सारे जगह पे मेरे नंबर फैला हुआ है, आप किसी भी समय मुझे मैसेज करिए, या तो मैं यदि फ्री रहूँगा तो आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और फ्री का टाइम हमारे होता है रात्रि को, रात की 8 9 10 बजे 11 बजे तक आप कभी भी कॉल करिए तो हम बात कर सकते हैं। उससे पहले क्या होता है, दिन में कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, कहीं अन्य जो हमारे अध्ययन अध्यापना है उसमें व्यस्त रहते हैं, तो हो सकता है मैं आपको कॉल नहीं उठा पाऊँ, ठीक है। दिन में भी हम फ्री रहते हैं, कभी कभी जब फ्री रहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो रात्रि के समय में, उस समय तो फ्री रहना ही होता है, ठीक है। तो उस समय आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक सूत्र पूरा हो गया, दूसरा सूत्र अभी होगा। और मैंने जो आपको कहा था लाइव क्लास के लिए, बहुत सारे छात्रों को एक मैसेज भी आता रहता है कि लाइव क्लास कब चल रहा है गुरुजी। मैंने कहा भाई देखो, लाइव क्लास के लिए एक तो ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ मटेरियल, आपको दिखाएंगे नहीं तो हर चीज़ लिख करके पढ़ाएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा एक क्लास में और बहुत कम चल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम आपको दे रहे हैं ताकि क्रम भी ना टूटे और बिल्कुल हमारे जो पढ़ाने की शैली है उसी शैली से चले। यहाँ जल्दीबाजी नहीं हो रहा है, हर विषय आपको मैं खोल करके जितना आवश्यक है वो पूरे विषय में आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने वहाँ संज्ञा या परिभाषा से केवल पूरी डिटेल्स में बताया था, पिछली बार हमने उसको छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ कठिन लग रहा था। तो इसीलिए जो छात्र कह रहे हैं कि कब लाइव चलेगा, तो देखिए बहुत सारे छात्रों ने जो सहयोग किया है उसके अनुसार हम अपने सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भी आपको बताएंगे अभी क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। और बहुत जल्दी इसका जो भी सामग्री उपलब्ध होगा उसी आधार पर आपको क्लास दी जाएगी, जितना सुविधा हो सकता है, जिससे भी सुविधा हो सकता है, ठीक है। यदि इससे सुविधा हो रहा है तो ऐसे क्लास चलेगा, नहीं उससे सुविधा होगा तो वो क्लास चलेगा, जो भी सुविधा होगा और आसान होगा वही क्लास चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड करते हैं, और पढ़िए, पूरे मनोयोग से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए ये, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है पढ़ना चाहते हैं पर उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमने इसको यूट्यूब पे प्रारंभ किया है ताकि जो छात्र बाद में भी आएंगे वो भी मेहनत करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो कि कुछ छात्र जूम और गूगल मीट्स में भी बता रहे थे, तो उसमें असुविधा यही है कि किसी दिन आप नहीं आते हैं क्लास में
तो आपका पूरा का पूरा क्लास जो है वो छूट जाता है, ठीक है। बाद में आप देख नहीं सकते हैं। अब उसको फिर रिकॉर्डिंग करके रखें, फिर कहाँ स्टोर करें, वो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए यूट्यूब सबसे बेस्ट है। और आपको कुछ पूछना है तो कभी भी बताइए, पूछिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको आप अध्ययन करिए। और जो छात्र अभी आपके नीचे कक्षा में है उनकी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होगी, तो आप उनको भी ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करें नेट के लिए, ठीक है। नेट तो डिफ़िकल्टी होते जाएगा धीरे धीरे। और आज नेट की सारे विषय वस्तु आया है, हम लोग लाइव भी आ रहे हैं रात को, ठीक है।